अगर हम एक पल के लिए एक कल्पना करें, समंदर के बीचों बीच दुश्मन का एक बहुत ही आधुनिक युद्धपोत तैनात है बिल्कुल। और उस जहाज का रडार लगातार चारों तरफ समंदर को स्कैन कर रहा है। रडार की स्क्रीन पर सब कुछ साफ है, कोई खतरा नहीं है। सब नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उसी वक्त उन लहरों से सिर्फ 3 या 5 मीटर ऊपर, जी हाँ, मतलब लहरों के बिल्कुल करीब, जी। एक 380 किलो की मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी जहाज की तरफ पड़ रही है। बाप रे। और वो इतनी नीची उड़ान भर रही है कि जब तक जहाज का रडार उसे देख पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सही बात है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी खौफनाक और अचूक तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने सी किंग हेलीकॉप्टर से एक बहुत ही ऐतिहासिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और ये सिर्फ एक और मिसाइल का परीक्षण नहीं है, मतलब ये उन चुनिंदा क्षणों में से एक है जहां हम वाकई एक रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं। हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उसका नाम है NASMSR, यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस मिसाइल को डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला जो हैदराबाद में है, इमारत अनुसंधान केंद्र या RCI, उसने अन्य लैब्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी नई तकनीक को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि पुरानी तकनीक में क्या खराबी थी। हम इस नई मिसाइल से किस पुरानी मिसाइल को रिप्लेस कर रहे हैं? हम ब्रिटिश युग की सी ईगल मिसाइलों को रिटायर कर रहे हैं। सी ईगल? हाँ। सी ईगल ने दशकों तक भारतीय नौसेना की सेवा की है, लेकिन तकनीक बहुत तेजी से पुरानी होती है ना। वो तो है। आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और आधुनिक रेडार सिस्टम के सामने सी ईगल का आर्किटेक्चर अब उतना प्रभावी नहीं रह गया था। इसलिए उसे स्वदेशी और कई अधिक एडवांस तकनीक से बदलना एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी। तो चलिए अब इस मिसाइल की ताकत की बात करते हैं। अगर हम पुरानी सी ईगल को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये नई मिसाइल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर कितनी खड़ी उतरती है? काफी खरी उतरती है। रिपोर्ट के अनुसार इसका कुल वजन लगभग 380 किलोग्राम है और ये अपने साथ 100 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाती है। बिल्कुल। इसकी रेंज 55 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन एक चीज जो मुझे इन दस्तावेजों में खटकती है वो है इसकी गति। यहाँ लिखा है कि ये एक सबसोनिक मिसाइल है। हाँ, सबसोनिक है। मतलब इसकी गति ध्वनि की गति से कम है। अब आज के समय में दुनिया भर की सेनाएं हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रही हैं। माक 5, माक 10 की बातें हो रही हैं। जी हाँ। ऐसे में क्या ये सबसोनिक गति इस मिसाइल की एक बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है? दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे आसानी से हवा में क्यों नहीं मार गिराएगा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और पहली नज़र में ऐसा ही लगता है। लेकिन डिफेंस स्ट्रैटेजी में ना दुश्मन को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। अच्छा। या तो आप इतने तेज हों कि दुश्मन आपको रोक ना पाए, या फिर आप इतने छुपे हुए हों कि दुश्मन आपको देख ही ना पाए। छुपकर वार करना। बिल्कुल। ये मिसाइल दूसरी कैटेगरी में आती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इसकी स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब रडार से छुपने की कला। हाँ, और ये स्टेल्थ कोई रडार एब्जॉर्बिंग पेंट से नहीं आती, बल्कि इसके उड़ने के तरीके से आती है, जिसे सी स्किमिंग कहते हैं। सी स्किमिंग का जिक्र तो हमने शुरुआत में भी किया था, लेकिन मैं इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहता हूँ। जब आप कहती हैं समंदर की सतह के करीब, तो हम वास्तव में कितनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लहरों से सिर्फ 3 से 5 मीटर ऊपर उड़ने की। सिर्फ 3 से 5 मीटर? हाँ। लेकिन इतनी कम ऊंचाई का फायदा क्या है? इसके सीधा कनेक्शन हमारी पृथ्वी की गोलाई से है। पृथ्वी गोल है, इसलिए समंदर भी एकदम सपाट नहीं है, उसमें एक गोलाई या कर्व है। हाँ, ज्योमेट्री के हिसाब से कर्व तो होगा। अब दुश्मन के जहाज का जो रेडार होता है वो सीधी रेखा में काम करता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण एक निश्चित दूरी के बाद रेडार की तरंगें सीधे अंतरिक्ष की तरफ निकल जाती हैं और सतह के पास एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। अच्छा, मतलब रेडार नीचे नहीं देख पाता। इसे रडार होराइजन कहते हैं। अगर कोई मिसाइल 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो रडार उसे 100 किलोमीटर दूर से ही देख लेगा और उसे मार गिराने की तैयारी कर लेगा, क्योंकि वो रडार की लाइन ऑफ साइट में आ गई। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही मिसाइल सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो रडार होराइजन के कारण दुश्मन के जहाज को उसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक मिसाइल मुश्किल से 15 या 20 किलोमीटर दूर ना आ जाए। मतलब जब तक दुश्मन के रडार ऑपरेटर को अलार्म सुनाई देगा तब तक उसके पास अपनी रक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करने के लिए शायद कुछ सेकंड्स ही होंगे। बिल्कुल। इतनी कम दूरी से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही मिसाइल को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और इसमें एक और बहुत खतरनाक ट्विस्ट है। वो क्या? ये मिसाइल जहाज पर हमला कहाँ करती है, ये बात और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि ये सीधे वाटर लाइन पर प्रहार करती है। बिल्कुल।
यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। मतलब मेरी सोच ये थी कि अगर आपको किसी जहाज को नष्ट करना है तो आपको उसके डेक पर यानी ऊपरी हिस्से पर हमला करना चाहिए, जहाँ सारे हथियार और रडार होते हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही लगता है। वाटर लाइन यानी जहाँ जहाज का निचला हिस्सा पानी से मिलता है, वहाँ इतना नीचे निशाना क्यों लगाना? क्योंकि दोनों के परिणाम बहुत अलग होते हैं। अगर आप जहाज के डेक पर हमला करते हैं तो भारी नुकसान जरूर होगा। आग लगेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाएगा, हथियार काम नहीं करेंगे। हाँ, जहाज अंधा हो जाएगा। लेकिन आधुनिक युद्धपोत ऐसे बनाए जाते हैं कि ऊपरी नुकसान के बावजूद वे अक्सर तैरते रहते हैं। उन्हें वापस बेस पर ले जाकर रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वो डूबते नहीं है? हाँ, लेकिन अगर आप वाटरलाइन पर एक 100 किलो के वॉरहेड से हमला करते हैं तो जहाज के ढांचे में, उसके हल में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और वहां से समुद्र का पानी सीधे जहाज के अंदर? एग्जैक्टली। पानी बहुत तेजी से अंदर भरता है। एक तो विस्फोट का शॉकवेव और ऊपर से हजारों टन पानी का दबाव। खतरनाक। इससे जहाज का संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है, स्ट्रक्चरल फेलियर होता है, मतलब पूरा ढांचा ही चरमरा जाता है और जहाज कुछ ही मिनटों में सीधा समंदर के तल में जा बैठता है। बाप रे, दुश्मन को जहाज बचाने या क्रू को निकालने का मौका तक नहीं मिलता। वाटरलाइन हिट का मतलब है कंफर्म्ड किल। ये तो सच में बहुत ही घातक रणनीति है। लेकिन अगर हम इस पूरे परिदृश्य को इमेजिन करें, एक मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही है और वो भी लहरों से सिर्फ 5 मीटर ऊपर। हाँ। समुंदर की लहरें तो कभी-कभी खुद ही 5-7 मीटर ऊंची हो जाती हैं। ऐसे में मिसाइल उन लहरों से टकराकर खुद ही पानी में क्यों नहीं गिर जाती? ये बहुत ही तकनीकी सवाल है। और अगर वो इतनी तेजी से जा रही है तो बिना जीपीएस के उसे पता कैसे चलता है कि वो सटीक वाटरलाइन कहाँ है? इस मिसाइल का दिमाग कैसे काम करता है? यहीं पर डीआरडीओ की असली महारत नजर आती है। एक मिसाइल के लिए बिना पानी से टकराए उड़ना और फिर बिल्कुल सटीक वाटरलाइन पर हिट करना, इसके लिए उसे 3 अलग-अलग प्रणालियों के तालमेल की जरूरत होती है। वो 3 प्रणालियां कौन सी हैं? पहली है आईएनएस, दूसरी है रेडियो अल्टीमेटर और तीसरी है आईआईआर सीकर। चलिए इन्हें एक-एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस की, यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप आधारित आईएनएस लगा है। ये मिसाइल को रास्ता कैसे दिखाता है? देखिए, युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहला काम यह करता है कि वो जीपीएस या सैटेलाइट सिग्नल्स को जैम कर देता है। हाँ, वो तो है। अगर मिसाइल बाहरी सिग्नल पर निर्भर है तो वो अंधी हो जाएगी। लेकिन आईएनएस पूरी तरह से एक इंटरनल सिस्टम है। अच्छा, ये मिसाइल के अंदर ही काम करता है? हाँ, इसमें बहुत ही सेंसिटिव सेंसर और जायरोस्कोप होते हैं जो मिसाइल की गति, दिशा और एंगल को लगातार मापते हैं। ओके, एक बार जब लॉन्च पॉइंट से मिसाइल निकलती है तो आईएनएस बिना किसी बाहरी मदद के गणितीय कैलकुलेशन के आधार पर मिसाइल को सही दिशा में ले जाता है। इसे कोई भी दुश्मन जैम नहीं कर सकता। मतलब ये उसका अपना इनबिल्ट कंपास और मैप है। तो आईएनएस उसे दिशा बता रहा है, लेकिन उसे लहरों से टकराने से कौन रोकता है? वो काम रेडियो अल्टीमीटर का है। रेडियो अल्टीमीटर? हाँ, ये डिवाइस मिसाइल के नीचे लगा होता है और लगातार समंदर की लहरों की तरफ रेडियो तरंगे भेजता है। अच्छा। तरंगे लहरों से टकराकर वापस आती हैं, जिससे अल्टीमीटर हर मिलीसेकंड ये नापता रहता है कि मिसाइल और पानी के बीच कितनी दूरी है। बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती होगी। बिल्कुल। अगर लहरें अचानक ऊंची उठती हैं तो अल्टीमीटर तुरंत मिसाइल के पंखों को निर्देश देता है और मिसाइल लहर के ऊपर से उड़ जाती है। अरे वाह! ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे सी स्किमिंग संभव हो पाती है। ठीक है। तो आईएनएस उसे टारगेट के इलाके तक ले गया, अल्टीमीटर ने उसे पानी में गिरने से बचा लिया। अब आता है अंतिम चरण या टर्मिनल फेज। हाँ, टर्मिनल फेज। मिसाइल अब जहाज के बहुत करीब है और उसे ठीक वाटरलाइन पर हिट करना है। हाँ। यहाँ इमेजिंग इंफ्रारेड या आईआईआर सीकर का क्या रोल होता है? जब मिसाइल टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर होती है ना, तो उसका आईआईआर सीकर ऑन हो जाता है। ओके। ये सीकर सामान्य कैमरा नहीं है जो रोशनी देखता है। ये गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को देखता है। अच्छा, तो ये थर्मल कैमरा जैसा है? बिल्कुल। समंदर का पानी ठंडा होता है, जबकि जहाज का मेटल, उसका इंजन और उसमें मौजूद लोग गर्मी पैदा करते हैं। तो कंट्रास्ट बन जाता है। हाँ, आईआईआर सीकर उस ठंडे बैकग्राउंड में जहाज की एकदम साफ थर्मल इमेज या तस्वीर बना लेता है। और क्योंकि ये इंफ्रारेड है तो इसे रात के घने अंधेरे या खराब मौसम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये दिन रात एक समान काम करता है। सीकर उस थर्मल इमेज का विश्लेषण करता है, जहाज के आकार को समझता है और फिर सटीक रूप से गणना करता है कि जहाज का ढांचा और पानी की रेखा कहाँ मिल रहे हैं। मतलब उसे पता चल जाता है कि वाटरलाइन कहाँ है। हाँ, और एक बार जब वो उस वाटरलाइन को लॉक कर लेता है तो वो सीधा जाके वही टकराता है। ये सारी तकनीक एक साथ मिलकर काम करती है।
ये बात अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है ना? लेकिन इन दस्तावेजों में एक और फीचर का जिक्र है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वो है उच्च बैंडविड्थ वाला दो तरफा डेटा लिंक। हाँ, टू वे डेटा लिंक। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह से ऑपरेटर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल। अगर मैं अपनी ड्रोन वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो पुरानी मिसाइलें एक बंदूक की गोली की तरह थी। एक बार फायर कर दिया तो आप उसे रोक नहीं सकते, जिसे फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। हाँ, फायर एंड फॉरगेट। लेकिन ये दो तरफा डेटा लिंक इसे एक रिमोट कंट्रोल्ड स्मार्ट ड्रोन में बदल देता है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का मतलब है कि आप मिसाइल को बिना कोई पक्का टारगेट बताए भी हवा में फायर कर सकते हैं। मतलब आप बस मिसाइल को एक सामान्य दिशा में छोड़ देते हैं? हाँ, मान लीजिए आपको पता है कि दुश्मन का जहाज किसी इलाके में है, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन नहीं पता है। ओके। आप मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। मिसाइल हवा में उड़ते हुए अपने IIR सीकर से जो कुछ भी देख रही है वो इस हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक के जरिए लाइव वीडियो के रूप में पीछे हेलीकॉप्टर में बैठे ऑपरेटर की स्क्रीन पर भेजती है। अरे वाह, मतलब लाइव वीडियो फीड। बिल्कुल। और फिर ऑपरेटर उस लाइव फीड को देखकर तय कर सकता है कि असली टारगेट कौन सा है। ठीक ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए युद्ध के मैदान में स्थिति बदल जाती है। ऑपरेटर देखता है कि जिस जहाज को टारगेट किया गया था उसके ठीक बगल में एक सिविलियन या कोई व्यापारिक जहाज आ गया है। हाँ, तो निर्दोष लोगों की जान जाने का खतरा है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल में आप कुछ नहीं कर सकते थे। वो तो जाकर टकराई जाती। हाँ, लेकिन यहाँ ऑपरेटर तुरंत हवा में ही मिसाइल को निर्देश दे सकता है कि नहीं, इसे छोड़ो और उस दूसरे जहाज को हिट करो, या फिर वो मिसाइल को सुरक्षित रूप से क्रैश होने का कमांड देकर मिशन रद्द भी कर सकता है। ये नियंत्रण का स्तर तो वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि भविष्य में इस मिसाइल को सिर्फ सी किंग हेलीकॉप्टर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल नहीं। नौसेना के जो नए MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर हैं और जो पूरी तरह से स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, उन पर भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। हाँ, इसे मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे दुश्मन के लिए ये अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता है कि हमला कहाँ से होने वाला है। और एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है इस परीक्षण का तरीका। DRDO ने केवल एक मिसाइल फायर नहीं की। जी नहीं, उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत ही त्वरित अंतराल में बैक टू बैक 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इस बैक टू बैक परीक्षण का असल महत्व क्या है? क्या यह सिर्फ सिस्टम चेक था? ये सिस्टम की परिपक्वता को साबित करता है। युद्ध की असली स्थिति में आप एक टारगेट पर सिर्फ एक मिसाइल नहीं छोड़ते, आप दुश्मन की रक्षा प्रणाली को ओवरलोड करने के लिए एक साथ कई मिसाइलें या सैल्वो फायर करते हैं। अच्छा, एक साथ कई हमले। हाँ, एक के बाद एक लगातार मिसाइल फायर करने का मतलब है कि हमारा सिस्टम, उसका डेटा लिंक और उसका नेविगेशन इतने स्थिर हैं कि वे असली युद्ध जैसी अफरा तफरी में भी बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के काम कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये DRDO के आत्मविश्वास को दर्शाता है। और शायद यही आत्मविश्वास उन्हें भविष्य की बड़ी परियोजनाओं के लिए तैयार करेगा। निस्संदेह। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लेकिन इसके विकास से भारत ने सीकर तकनीक, नेविगेशन और मिसाइल प्रोपल्शन के जो बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए हैं, वो आगे काम आएंगे। बिल्कुल। वो अब भविष्य की मध्यम दूरी और लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे। तकनीक हमारे पास आ गई है, अब हमें बस इसका स्केल बढ़ाना है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक गोता लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही एक और ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी विषय के साथ फिर मिलेंगे।